बिहार बीएसएससी का स्टूडेंट अब हो जाओ तैयार। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 50 बायोलॉजी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज बायोलॉजी का वो पहला क्वेश्चन में आपके सामने में है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है भैया, तो वो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। चलिए मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपको पूछे कि विटामिन शब्द किसने ने दिया था या विटामिन का खोज किसने किया था, तो आपको बताना है फ्रांक एवं हॉपकिंस। फ्रांक और 1912 में विटामिन का खोज किया गया फ्रांक और हॉपकिंस के द्वारा। चलिए उसी प्रकार पूछे विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं। विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। विटामिन सी को पूछेगा हम लोग किस विटामिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन सी को हम लोग एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कर्बिक एसिड। जबकि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो वो रतौंधी नामक रोग होता है। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन एक है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है गैलेक्टोज। स्टार्च से जो संबंधित है वो है ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि स्टार्च कैप्सूल का खोल, दवाई का जो कैप्सूल होता है वो पूछेगा कैप्सूल का खोल किसका बना होता है, तो आपको बताना है ये वो स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन है, स्कर्बिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने ऊपर में बताया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? स्कर्बिक एसिड हो जाता है, स्कर्बिक रोग हो जाता है। तो आपको ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए विटामिन ई को पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। जबकि विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन बी है विटामिन है, ऑप्शन सी है एंजाइम है, ऑप्शन बी है एंजाइम है, ऑप्शन डी है पोषक तत्व है। भैया जो पेप्सिन जो है वो एक प्रकार का ना तो हार्मोन है, ना तो विटामिन है, ना तो पोषक तत्व है। वो है क्या है? वो एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है? पूछेगा पेप्सिन का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन को पाचन प्रदान करना। प्रोटीन को पचाने में यानी प्रोटीन के पाचन में किसका उपयोग होता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम का उपयोग होता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, वो कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, यानी दांतों को जो कठोर बनाता है वो कौन सा तत्व है जो दांतों को कठोर बनाता है। तो दांत को कठोर बनाने के लिए आपको आपका दांत में होना चाहिए कैल्शियम और फ्लोरीन। क्या होना चाहिए? कैल्शियम और फ्लोरीन। ज़्यादा अगर शक्तिशाली बनाना है तो कैल्शियम के साथ साथ फ्लोरीन भी होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरीन होगा। चलिए छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, जनन क्षमता की कमी होती है। जनन क्षमता की कमी कब होने लगती है? विटामिन ए की कमी से। मैंने बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। विटामिन बी की कमी से भी मैंने बताया बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से नेफ्थिक्विनोन कहते हैं इसको हम लोग। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। लेकिन विटामिन एक तो ऑप्शन यही बच गया है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए सातवां नंबर का प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि विटामिन का खोज कब किया गया था। विटामिन का खोज किया गया था 1912 ईस्वी में। कब किया गया था? 1912 ईस्वी में एन आई ल्यूनिन और सी फंक द्वारा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कहिए तो दोनों सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ल्यूनिन को हम मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए आठवां नंबर का प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड, पहले तो जानिए मोनोसेकेराइड का कार्य क्या होता है। मोनोसेकेराइड का कार्य होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है?
ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वो है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है मोनोसेकेराइड, जिसका काम है इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करना। जैसे आप लोग खिलाड़ी सबको देखते होंगे, एथलीट सबको देखते होंगे, जब उसको पानी पीने के लिए दिया जाता है, उसका बोतल में रहता है, उसका बोतल में जो तत्व मिलाया हुआ रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट मिलाया हुआ रहता है, वो पीता है, उसके बाद जस्ट क्या होता है, एनर्जी आता है। तो हमने पूछा अभी कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड कौन सा है, तो मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज। कौन सा है, गैलेक्टोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, गैलेक्टोज एवं फ्रुक्टोज। इसका ऑप्शन सी इसका राइट होगा, गैलेक्टोज। चलिए नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड कौन सा है। ऑप्शन ए है फ्रैक्टोज, ऑप्शन बी है डेक्सटिन, ऑप्शन सी है गैलेक्टोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। तो डाइसेकेराइड कौन है, वो है माल्टोज है। कौन है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है। कौन सा दूध जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन ए है लेक्टोजन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है काइसिन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछे कि दूध का रंग उजला क्यों होता है, दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो आपको बताना है काइसिन के कारण। किसके कारण, काइसिन के कारण। पूछेगा हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना मायोसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में, तो मायोसिन प्रोटीन बताना है। अच्छा, पूछे हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, तो लिंगामेंट। हड्डी से पूछे अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है, कंडरा। हड्डियों का बनना पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बनाना है ऑस्टियोक्लास्ट। जबकि उपास्थियों का खत्म होना, नष्ट होना क्या कहलाता है, तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहलाता है। चाहे तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। चलिए 11 नंबर का फिलहाल प्रश्न आपके सामने में है कि इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन डी होगा 10 का। तो 11 का देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। हम लोग किस विटामिन को हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों जो विटामिन डी होता है इसको हम लोग हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल हार्मोन। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का है, रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। तो रेनिन का जो स्रवण करता है वो कौन करता है, ऑप्शन ए यकृत करता है, ऑप्शन बी अमाशय करता है, ऑप्शन सी यकृत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमाशय करता है। कौन करता है, अमाशय करता है। अमाशय का वजन पूछे तो आपको बताना है 50 से 85 ग्राम। कितना बताना है, 50 से 85 ग्राम। इसका आकार पूछे तो बताना है अनियमित। अग्नाशय का आकार क्या बताना है, अनियमित। अग्नाशय दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अगर ये मिश्रित ग्रंथि है, जरूर 2 ग्रंथि से मिलकर बना होगा। तो एक को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा को कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन नहीं निकलती है। तो पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जिसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। पूछेगा मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह को हम लोग कहते हैं डायबिटीज, या इसी को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं, धीमी मौत। आदमी धीरे धीरे मौत के कगार पर चला जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिलहाल कहता है रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है, तो वह है अमाशय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए डार्विन का सिद्धांत था, तो चलिए जानते हैं चार्ल्स डार्विन का क्या सिद्धांत था। तो मैंने आपको बताया था चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था उसका था, क्या सिद्धांत था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। क्या था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत। क्या कहते हैं, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत। इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। वहीं पूछे चार्ल्स डार्विन का बुक का नाम क्या है, तो द ओरिजिन स्पेसीज। क्या नाम है, द ओरिजिन स्पेसीज। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो मूल उत्पादक होते हैं, मूल उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, मूल उत्पादक होते हैं। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, जीवों तथा वातावरण के
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इकोतंत्र, ऑप्शन बी है इकोलॉजी, ऑप्शन सी है सिनकोलॉजी, ऑप्शन डी है ओटकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोलॉजी। क्या हो जाएगा? सिनकोलॉजी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था ह्यूगो डिग्रीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डिग्रीज ने दिया था। तो यहाँ पे हमको ऐसा ऑप्शन डी दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं पूछे मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मेंडल ने दिया था अनुवांशिकता का सिद्धांत। कौन सा? अनुवांशिकता का सिद्धांत। पूछेगा मेंडल ने अनुवांशिक का प्रयोग किस पे किया था? तो वो किया था मटर के पौधे पे। पूछेगा वो कौन सा मटर था? तो वो गार्डन मटर या मीठा मटर बताना है। कौन? गार्डन मटर या मीठा मटर बताना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और कौन था छूट गया है? और डार्विन के बारे में तो आपको बता ही दिया है। इन्होंने प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत दिया था। इनका बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम था। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन है। पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है वो किसका अध्ययन है? तो चलिए हम लोग देखते हैं पेलियोंटोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन मैंने अभी तुरंत आपको बता के आया था। अस्थियों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन यहाँ क्या दिया है? पेलियोंटोलॉजी। ये तो होगा नहीं। जीवाश्म का अध्ययन ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा, प्राइमेट्स जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। आप ये बात याद रखिएगा। वहीं पूछे आपको अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंडों का अध्ययन पूछे आपको बताना ओलॉजी। चींटी का अध्ययन पूछे तो आपको बताना मीड माइकोलॉजी। मीड माइकोलॉजी। वहीं अगर आपसे पूछे कि चींटी का हो गया दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है ओडोंटोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो आपको बताना है पाइडोलॉजी। क्या बताना है? पाइडोलॉजी। हाँ अगर वही आपसे पूछे रक्त का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो हिमाइटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिमाइटोलॉजी। अच्छा ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रेन का अध्ययन कहलाता है तंत्रिका तंत्र। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। तो 18वां नंबर का प्रश्न है, डायनासोरों का संहार काल किस महाकल्प को कहते हैं? डायनासोर का यानी संहार जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो डायनासोर का जो सुनहरा काल था वो कौन था? वो था आर्कियोजोइक काल था। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा पूछेगा कि डायनासोर इस धरती से कब विलुप्त हो गया था? वो हुआ था जुरासिक युग में। जुरासिक युग में। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग 19वां नंबर का प्रश्न लिखते हैं, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति जो हुआ था वो किस महाकल्प से हुई थी? वो था प्रीकैम्बियम के महाकल्प से हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछे कि पेड़ पौधे को वृद्धि कौन बढ़ाता है, कौन सा उत्तक बढ़ाता है? तो आपको बताना है शीर्षस्थ विभव ज्योतिकी उत्तक। चलिए 20वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो आधुनिक मानव का जो सबसे निकट संबंधी है वो है गोरिल्ला है। इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा, गोरिल्ला। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? थोड़ा सा हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पूछेगा कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है ये रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। अगर पूछे हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा होता है? वो बैगनी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों में जाता है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण हमारे खून के रंग को क्या कर देता है? लाल कर देता है। हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? आपको बताना है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन का अगर वास्तविक रंग पूछे कैसा होता है? बैगनी होता है। लेकिन जब वही
ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है तो तब उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। फिलहाल क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इतना पूछेगा तब आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। हेमोग्लोबिन बोले तो यानी रक्त में पूछेगा कि कौन सी धातु होती है तो रक्त में होता है लोहा होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। पूछेगा कि लोहा के कमी से लोहा की कमी से पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है आयरन की कमी से, तो ये हो जाता है अवरक्तता। क्या होता है, अवरक्तता, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, Fe लोहा। चलिए खून में कौन सा धातु पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, ए भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। अगर टोटल चार वर्ग के ग्रुप होते हैं ब्लड, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इस प्रकार का होता है तो कहता है कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। जो ए बी ग्रुप वाले हैं वो सिर्फ ए बी को ही ब्लड डोनेट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी को। अच्छा थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। अच्छा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग कहते हैं सर्वदाता समूह। क्या कहते हैं, सर्वदाता समूह। वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर का है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है। तो लिंग संलग्न रोग कहने का मतलब कि यह रोग अनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो क्षय रोग हम लोग किस रोग को कहते हैं, क्षय रोग को हम लोग नाम देते हैं यक्षमा। क्या नाम देते हैं, यक्षमा। इसी को हम लोग कहते हैं तपेदिक। क्या कहते हैं, तपेदिक, या इसी को हम लोग कहते हैं टीबी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्षय कौन सा रोग है, टीबी बोले या यक्षमा बोले या तपेदिक बोले तो ये सब एक ही होता है। और दूसरा क्या है, वर्णांधता को हम लोग कहते हैं डाल्टोनिज्म रोग। क्या कहते हैं, डाल्टोनिज्म रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग को शायद स्पष्ट नहीं देख पाता है वर्णांधता में, और ये जो है लिंग संलग्न रोग है। इसी को हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं, इसी को अगर हम आम भाषा में बोले तो ये एक अनुवांशिक रोग है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णांधता। पूछेगा वर्णांधता को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आपको बताना डाल्टोनिज्म रोग के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टिता तो आपको पता ही है। चलिए हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो विलियम हार्वे जो था वो रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों फिलहाल अगर मेरा PDF चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ ITIHAS इतिहास KIDUNIYA दुनिया 99 सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 25 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो शरीर का जो पुलिस रक्षक जो है वो कौन सा अंग है, वो है टॉन्सिल है। इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। तो हमको पता है युग्मनज मतलब ये जोड़े में पाया जाता है, जिसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से कहते हैं। और मनुष्य में ये 23 जोड़ा पाया जाता है, यानी 46 पीस होता है। इसलिए इसका 22 और एक जोड़ा इधर, तो 22 1 23, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 27 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव होगा। तो इसका जो संतान होगा वो संभवतः या तो ए बी वाला होगा, या तो ओ पॉजिटिव वाला होगा, या तो ए बी पॉजिटिव वाले संतान उत्पन्न होगा। संभवतः यही पॉसिबल हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप है। मैंने बताया कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबको अपना ब्लड को दान कर सकता है, यानी इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखे थे, उसको रखे थे सर्वदाता ग्रुप के कैटेगरी में रखे थे। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप का नाम मैंने आपको बताया था ओ पॉजिटिव। अच्छा दुनिया में ओ
ओ नेगेटिव जो ब्लड है, ओ नेगेटिव ब्लड ये दुनिया में 4% मनुष्य का ही है। अगर आपने सुल्तान मूवी देखा होगा तो उसमें सलमान खान का जो बच्चा जो डेट कर जाता था तो उसका जो ब्लड ग्रुप था वो ओ नेगेटिव था, जो कहीं नहीं मिलता है, जिसके कारण वो डेट हो जाता है। तो आप लोग उस फिल्म में देखे होंगे। इसलिए जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो कितना है, दुनिया में 4% लोगों के पास में है। सबसे अधिक पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है दुनिया में, तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, RH कारक के खोजकर्ता है। तो RH कारक का जो खोजकर्ता था वो था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर ने उन्होंने 1902 ईस्वी में रिसस नामक बंदर पे अपना खोज किया था। रिसस नामक बानर यानी बंदर पर अपना खोज किया था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन बी है टेलोफेज, ऑप्शन बी है एनाफेज। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो पौधे में जो वृद्धि होता है वो कैम्बियम यानी तने की सहायता से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, पौधे में जल का संवहन पूछेगा किसके द्वारा होता है? वो जाइलम के द्वारा होता है। अगर भोजन का संवहन पूछे किसके द्वारा होता है? वो फ्लोएम के द्वारा होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, अनिषेक फल वह है जिसमें होता है। अनिषेक फल में क्या होता है? ऑप्शन ए है अपरिपक्व बीज होता है, गलत बात। ऑप्शन बी है बीज रहित फल होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी बिना पराग और निषेचन के बिना फल है, कहीं हद तक ठीक है। ऑप्शन डी है केवल बीज फल नहीं। चलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, बिना पराग और निषेचन के बिना फल। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, परागकण क्या है? तो परागकण क्या है? तो ऑप्शन एक है नर युग्मक विभीत है, मादा युग्मक विभीत है। जो भैया परागकण है तो उतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? नर युग्मक है। क्या है? परागकण के अंदर होता है परागकोश। परागकोश के अंदर होता है परागकण, जो उसकी रक्षा करता है, जो उसको भ्रूण अवस्था में क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। चलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होते हैं। आवृत बीजी पौधा बोले यानी ऐसा पौधा जिन पर क्या होगा? आवरण होगा। क्या होगा? आवरण होगा। उस पर पूछ रहा है कि भ्रूणकोश प्रायः होता है, कितना होता है? वो त्रिगुणित होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, बीज किससे बनता है? तो बीज किससे बनता है? जो बीज बनता है वो बनता है बीजांड से। किससे बनता है? बीजांड से। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गीटोनोगैमी। क्या कहलाता है? गीटोनोगैमी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा फल जो है वो नट है? कौन सा फल इनमें से नट है? मूंगफली, अखरोट, सुपारी। दोस्तों जो काजू जो है वो क्या है? नट है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 38 नंबर का प्रश्न है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो भ्रूणकोश होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा पूछे नारियल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? वो होता है केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। और याद रखिएगा नारियल को हम लोग कहते हैं स्वर्ग का पेड़। नारियल को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, एक सच्चा फल होता है। एक सच्चा फल क्या होता है? विकसित अंडाशय होता है, बी विकसित बीजांड होता है, ऑप्शन सी निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है, निषेचित एवं विकसित बीजांड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसका ऑप्शन 39 नंबर का भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया। दोस्तों फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं फिर से जाकर अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमको पता है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आप इसे अपना ही चैनल समझिए। हर एक छोटा चैनल छोटा से ही बड़ा होता है। हर एक जो कोई भी जो चैनल होता है वो शुरू से ग्रो करता है नहीं करता है, आप लोग ही उसको बड़ा बनाते हैं। इसलिए दोस्तों ये अपना ही चैनल समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।